बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मसा की 20th एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ, तो देर किए बगैर शुरू करते हैं। बिल्किस कुर्सी पर चढ़ी ऊपर बने कैबिनेट को खोले खड़ी थी, जबकि वह सामने व्हीलचेयर पर बैठी गर्दन ऊपर उठाए इसे हिदायत दे रही थी। इसके और हुमायूं के टूटे ताल्लुक की बात अभी मुलाजमत तक नहीं पहुंची थी। ब्लू कवर वेलवेट का एल्बम होगा, साइड पे देखो, ये वाला बीबी। इसने एक एल्बम निकालकर वहीं से लहराया। ये मैरून है बिल्किस, मैं ब्लू कह रही हूँ, नीला आसमानी रंग। वो इस एल्बम की तलाश में स्टडी के कई दराज और शेल्फ छनवा चुकी थी। अब ऊपर वाले कैबिनेट्स की बारी आई थी। 1 मिनट जी। इसे शायद कुछ नजर आया था। कुछ देर अंदर सर घुसाया हाथ मारती रही, फिर कहीं पीछे से खींचकर एल्बम निकाला। यही है, लाओ मुझे दो। इसने सुकून की गहरी सांस अंदर को खींची। ये ले जी। बिल्किस ने नंगे पांव जमीन पर रखे और एल्बम इसको थमाकर चप्पल उड़सने लगी। मैं जरा हांडी देख लूं। हाँ जाओ। इसने एल्बम दोनों हाथों में लिया, इस पर जमी गर्द झाड़ी और पहला सफा खोला। यह आगा हाउस में खींची गई मिली जुली तस्वीर का एल्बम था। जब वो अपनी शादी के बाद आगा हाउस गई तो वापसी पे अपनी कुछ दूसरी चीजों के हमरा अपने साथ ले आई थी। इसमें ज्यादा तस्वीर इसकी अपनी थी। कहीं वो 13 साल की थी तो कहीं 19 साल की। कुछ तस्वीर खानदान में होने वाली शादियों की भी थी। वो महब सी इसको देखती सफ़े पलटने लगी। मालूम नहीं ये सब लोग अब किधर थे, सवाए आरजू के किसी का कुछ पता नहीं था, और आरजू से इनका पता वो पूछना नहीं चाहती थी। वैसे भी इस रोज के बाद आरजू अभी इधर आई नहीं थी। हाँ, हर शाम हुमायूं कहीं बाहर निकल जाता था। एक दफा पूछने पे बिल्किस ने बताया कि वो किसी दोस्त के साथ इस वक्त शाम की चाय पीने जाते हैं, और दोस्ती का एक नज़ारा तो वो उस रोज मरकज के रेस्टोरेंट में देख चुकी थी। सो अब मजीद कुरेदने की हाजत नहीं रही थी। और रहे ये लोग, तो इनकी तस्वीर देखते हुए वो हमेशा की तरह ये सोच रही थी कि क्या इनका क्या बना। क्या वो अभी तक बेमहार घूम रहे होंगे, या अल्लाह ने इनकी रस्सी खींची। जुल्म और वालिदैन की नाफरमानी तो दो ऐसे गुनाह हैं जिनकी सजा दुनिया में ही लाजमन मिलती है। तो क्या इनको सजा मिली? क्या इनको एहसास हुआ? और सबसे बढ़कर क्या इस शख्स को सजा मिली जो उस वक्त उसके सामने तस्वीर में मुस्कुरा रहा था? आगा फवाद करीम आगा जान का वली है, जिसने इसको बकाओ माल बनाया था, ब्लैकमेल करके तमाम जायदाद अपने नाम लिखवाई थी, फिर इसकी गर्दन पर पिस्तौल रखकर फरिश्ते को धमकाया था, घर से निकलवाया, और बाद में जाने वो हुमायूं को आकर क्या कह गया कि हुमायूं इसकी शक्ल देखने का रवादार ना रहा। हांडी नहीं लगी थी, शुक्र मालिक अल्लाह का। बिल्किस देर से वापस अंदर दाखिल हुई थी। इसने ख्यालात से चौंक कर सर उठाया। भाई, कितने सोने फोटो हैं, ये आपके घर वालों के हैं जी? वो खुले एल्बम को देख के इश्तियाक से इसके कंधे के साथ खड़ी हो गई और सर झुकाए देखने लगी। हाँ, मेरे रिश्तेदार हैं। इसने सफा पलटा। अगले सोफे पे आरजू और फवाद तायम्मा के साथ खड़े थे। ये खानदान की किसी शादी का फोटो था। ये तो वो हैं। बिल्किस गोया हैरत ज़दा रह गई। तब इसे याद आया बिल्किस ने ही तो इसे फवाद के आने का बताया था। शायद वो इसे पहचान गई थी। ये आपकी रिश्तेदार हैं जी? ये तो इधर आती रहती हैं। कमाल है, मुझे पता ही नहीं था। कौन? ये लड़की? इसे हैरत हुई थी। वो तो समझी थी कि बिल्किस फवाद की बात कर रही है। हाँ जी, ये आरजू बीबी। इसने आरजू के चेहरे पे उंगली रखी। हाँ, ये मेरी कजन है, और ये साथ फवाद है जो हुमायूं के पास आया था। आया होगा जी। वो अभी तक इश्तियाक से आरजू के कपड़े देख रही थी। इसके अंदाज में जरा सी लापरवाही थी। एकदम महमूद को कुछ खटका। इसे लगा वो किसी गलत फहमी का शिकार है। बिल्किस, ये वही बंदा है जो उस रोज हुमायूं के पास आया था जब हुमायूं ने फरिश्ते को डांटा था? इसने एल्बम जरा इसके करीब की। तुम्हें याद है, तुमने मुझे बताया था? ना जी, ये तो कभी नहीं आया। ये कभी नहीं आया? इसे झटका लगा था। तो फिर वो कौन था? पता नहीं जी, कोई आपका रिश्तेदार था, आपके चचा ताया किसी का बेटा। मेरे चचा का बेटा? एक मिनट, ये देखो। वो जल्दी जल्दी एल्बम के सफे पीछे को पलटने लगी, फिर हसन की तस्वीर पे रुकी। ये था? नहीं जी, ये तो बड़ा बाबू लोग है बीबी, और वो तो उम्र में कम था। क्या मतलब कम था? वो उलझी। बिल्किस मुतज़ब्ज़ब से खड़ी थी, जैसे अपनी बात सही ना बता
पहुंचा पा रही हूँ। अच्छा, ये तो नहीं था। इसके साथ लगी वसीम की तस्वीर की तरफ इशारा किया। बिल्किस पहले ना जी में सर हिलाने लगी, फिर एकदम रुक गई और चेहरा झुकाकर गौर से तस्वीर को देखा। काफी देर वो तस्वीर को बगौर देखे गई। हाँ जी, ये वाला था, यही हो, यही था। तो क्या वसीम? वो अभी हैरान ही ना हो पाई थी कि बिल्किस ने मुइज की शक्ल पे उंगली रखी, जो तस्वीर में वसीम के साथ खड़ा था। ये सिद्रा की मंगनी की तस्वीर थी। मुइज? वो मुइज था? मुइज आया था? वो शर्मता सी रह गई। यही था बीबी, मुझे अच्छी तरह याद है। अभी जरा बच्चा लग रहा है, मगर ये शायद पुरानी तस्वीर है जी। जब इधर आया था तो इससे बड़ा था। नसें भीग रही थी, कद भी ऊंचा लंबा था, और मैं आपको कह रही थी ना कि उम्र में कम था। और वो तो ऐसी दम बखुद बैठी थी कि कुछ कह ही ना सकी। तस्वीर में मोइज 12 साल का था, 20 का होगा, और जब वो इधर आया था तो यकीनन 17 बरस का होगा। मगर वो क्यों आया? वो क्यों हुमायूं से लड़ा? वो दोनों क्यों बुलंद आवाज में लड़ते झगड़ते रहे? बहुत से सवाल थे जिसके जवाब इसे मालूम ना थे। बिल्किस से पूछना बेकार था। इसने सबसे पहले जब इसके कजन का जिक्र किया था तो ऐसे ताजीम से उन और वो आए थे जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो बिल्कुल गलत समझ बैठी हुई। मगर खैर, बिल्किस का कसूर नहीं था और पता नहीं किसका कसूर था। इसने बेदिली से एल्बम बंद किया और मेज पर रख दिया। नेक्स्ट पार्ट। चमकीली सुबह बरामदे में फिसल रही थी। बिल्किस पाइप लगाने सफेद संगमरमर का चमकता बरामदा धो रही थी। वो सुबह नाश्ते का वक्त था। हुमायूं को इसके कमरे में नाश्ता देकर बिल्किस अब इधर मसरूफ थी। तैमूर किधर था इसे कुछ पता नहीं था। वो आज अपनी फजर की तिलावत नहीं कर सकी थी। वो इधर व्हील चेयर पर बैठकर वही करना चाह रही थी, मगर बार बार ध्यान बढ़ जाता था। बिल्किस पाइप उठाए बरामदे से नीचे उतर गई। अब वो ड्राइवर पे पानी डाल रही थी। बरामदे के फर्श पे कहीं कहीं पानी चमक रहा था। दफ्तन दरवाजा खुला तो वो चौंक कर देखने लगी। हुमायूं उजरत भरे मसरूफ अंदाज में कफ बंद करता बाहर आ रहा था। इसने महमल को इधर बैठे देखा या नहीं, इसके बेनियाज अंदाज से ये पता लगाना मुश्किल था। वो सीधा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। बिल्किस ने झाड़ू उठाई और भागकर पाइप ड्राइवर से हटाया। चौकीदार जो घास काट रहा था फुर्ती से आगे बढ़ा और गेट के दोनों पट खोल दिए। वो गाड़ी में बैठा, जोर से दरवाजा बंद किया और पीछे देखते हुए गाड़ी निकाल कर ले गया। गेट के दोनों पट खुले रह गए। चौकीदार ने अभी इन्हें बंद नहीं किया था। वो वापस दरांती उठाए घास की तरफ आ गया था। बिल्किस फिर से पाइप का फव्वारा सफेद बजरी के ड्राइवर पे डालने लगी। वो सर झटक कर अपनी आयात की तरफ मुतवज्जा हुई, मगर फिर पढ़ते पढ़ते निगाह फिसली। पहले नाखूनों के किनारे को देखा, फिर हाथों को, फिर इनसे होती हुई पैरों पे जा टिकी और फिर से पाइप के पानी की तरफ भटक गई। खुले गेट के उस पार सामने वालों का गेट भी खुला नजर आ रहा था। वो बेध्यानी में किसी सोच में तुम इधर देखे गए। सामने वालों के गेट के पास एक लड़की खड़ी थी। इसके कंधे पे प्यारा सा फूले फूले गालों वाला बच्चा था। साथ ही गाड़ी का दरवाजा खोले एक गुड लुकिंग सा आदमी मुस्कुराकर इन्हें कुछ कह रहा था। लड़की हंस रही थी। फिर वो आदमी जो गालिबन इसका शौहर था गाड़ी में बैठ गया और लड़की बच्चे का हाथ पकड़े बाय बाय के अंदाज में गाड़ी की तरफ हिलाने लगी। बच्चा कलकारियां मार रहा था। आदमी ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। एक मुकम्मल और खूबसूरत फैमिली। वो चुपचाप इन तीनों को देखे गए, यहाँ तक कि गाड़ी फराटे भरती सड़क पे आगे निकल गई और लड़की बच्चे को कंधे से लगाए गेट बंद करने लगी। इसने हौले से सर झटका और अपनी बिल्कुल खामोश नजरें वापस पुराने पाक पर झुका दी और पढ़ा कि आगे क्या लिखा हुआ है। इसकी तरफ मत देखा करो जो हमने दूसरे जोड़ों को अता किया। मोहम्मद ने बेख्तियार ठंडी सांस लेकर सर उठाया, फिर इधर उधर गर्दन घुमाई। बिल्किस अपने काम में मगन थी और चौकीदार अपने काम में। वहां किसी ने इसकी एक लम्हे की वो नजर नहीं पकड़ी थी, मगर इसने जरा से गर्दन ऊपर उठाकर आसमान को देखा। मगर कोई था जो इसकी लम्हे भर की भटकी निगाह भी पकड़ लेता था और किसी दूसरे को बताता भी नहीं था। खामोशी से इसे तंबीह कर देता था, समझा देता था। बहुत एहसान थे इसके इस पर। वो तो शुक्र भी अदा नहीं कर सकती थी। बिल्किस, आज कौन सा दिन है? एकदम से ख्याल आया तो इसने पुकारा। जुम्मा है जी। वो अब पाइप बंद करके इसे समेट रही थी। ओह अच्छा। इसे याद आया आज तो सूरह कहफ पढ़नी थी। जाने वो कैसे भूल गई। वो खुद को सरजनिश करती पुराने पाक
के सफ़े पलटने लगी। चौकीदार गेट बंद करके अपने क्वार्टर में चला गया था और बिल्किस अंदर वो बरामदे में तन्हा रह गई थी। पहले कुरान से पढ़ने का सोचा, मगर सूरह कहफ याद थी, सो कुरान मेज पे रखा और सर कुर्सी की पुष्ट से टिकाकर आंखें मूंदी। कभी कभी इसको लगता था इसकी जिंदगी मुसफ़े कुरानी के गिर्द ही घूमने लगी है। इसका कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें इसका किरदार ना हो। हर लम्हे हर वक्त वो कुरान को अपने साथ रखती थी। अब इसके बगैर इसका गुजारा भी ना था। आंखें मूंदे वो बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह कहफ पढ़ने लगे। इस ठंडी सुबह में हर तरफ खामोशी और मीठी सी चाशनी छा गई थी। वो आंखें मूंदे अपनी तिलावत कर रही थी। अभी उसने नवी आयत अस्हाबुल कहफ तक ही पढ़ी थी कि किसी ने अगला लफ्ज वल रकीम पढ़ दिया। इसके हिलते लब रुक गए। बहुत हैरत से चौंकते हुए इसने आंखें खोली। सामने खुले दरवाजे पे तैमूर खड़ा था। इसे नाइट सूट में मलबूस कच्ची नींद से खुमार आलूद आंखें लिए वो बिना पलक झपके इसे देख रहा था। वह सांस रोके इसे देखे गई। चंद लम्हों के लिए सारे में सन्नाटा छा गया। वो दोनों बिना पुतलियों को हरकत दिए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और फिर इसी तरह तैमूर की बुरी आंखों को निगाहों में लिए इसने हौले से लब खोले और फिर से वो आयत पढ़ी। वो दानिस्ता रुकी तो तैमूर के नन्हे सुर्ख होंठ हरकत में आए। इसने इसे अपनी नजरों के हिसार में लिया, आयत मुकम्मल की। तैमूर इस तरह साकल सा मुजस्मे की तरह खड़ा था जैसे बरामदे और लॉन में मबहूत कोई खल्क का हिस्सा हो। इधर आओ, वो बिना पलक झपके से देखते हुए बोली। वो किसी मामूल की तरह आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे कदम उठाता इसके करीब आया। इसने इसके हाथ थामने को दोनों हाथ बढ़ाया और किसी सहरज़दा शख्स की तरह तैमूर ने अपने छोटे छोटे हाथ इसके हाथों में दिए। तुम्हें कैसे पता चला कि अस्हाबुल कहफ के बाद अल रकीम आएगा? वो खामोश खड़ा रहा जैसे इसे खुद भी ना मालूम हो। तुम्हें सूरह कहफ आती है? नरमी से इसके हाथ थामे महमल ने पूछा तो इसने आहिस्ता से सर को नफी में हिलाया। फिर कैसे पता चला? It's just slipped। वो अटक कर बोल रहा था। आंखें अभी तक महमल के चेहरे पर जमी थी। इसे याद था तैमूर की प्रेगनेंसी में वो हर जुम्मे को यूं ही बैठकर आंखें मूंदे बुलंद आवाज में सूरह कहफ पढ़ा करती थी ताकि वो जन्म लेने से कबल ही कुरान का आदी हो। और शायद वो वाकई आदी हो गया था और शायद 7 साल बाद इसने ये आवाज सुनी थी। तुम्हें और सूरतें आती हैं? इसने फिर नफी में सर हिलाया। वो अपने हाथ में अभी तक महमल के हाथों में दिए खड़ा था। तुम्हें कुरान पढ़ना आता है? इसने इस बात में गर्दन को जुम्बिश दी। मस्जिद जाते हो या कहीं और से सीखा है? घर पे कारी साहब लगवाए थे डैडी ने। कितनी दफा कुरान खत्म किया? 2 टाइम्स। ओह, क्या कारी साहब का कुरान भी यूं ही सुना करते थे जैसे मेरा सुनते हो? नहीं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं बोलते थे। और मैं? आप अच्छा बोलती हैं। वो अभी भी अटक अटक कर बोल रहा था। और फरिश्ते का अच्छा लगता है? She never reads। वो रिसाइट को रीड कहा करता था, मगर वो वक्त इसकी गलती निकालने का था, ना ही ये बताने का कि वो कौन सा तुम्हारे साथ पढ़ती होगी। वो लम्हे तो बहुत खास थे, इनको जाया नहीं करना था। तुम ऐसा पढ़ सकते हो? नो। इसने नफी में गर्दन हिलाई। पढ़ना चाहते हो? वो खामोश खड़ा इसे देखता रहा। महमल ने आहिस्ता से इसके हाथ छोड़े। चलो कल सुबह फिर पढ़ेंगे। और सर व्हील चेयर की पुष्ट से टिकाकर आंखें मूंद ली। इसने सोचा इसे खुला छोड़ दे। अगर वो इसका हुआ तो वापस आ जाएगा, ना हुआ तो नहीं आएगा। काफी देर बाद इसने आंखें खोली तो तैमूर इधर नहीं था। फर्श का पानी सूख चुका था। चिड़ियां उड़ गई थी। सुर्ख कीड़े अपने बिलों में जा चुके थे। चूंटियां फिर भर गई थी। सफेद बिल्ली भी वापस चली गई थी। और अल्लाह की तरफ बुलाने वाली बात से अच्छी बात किसकी हो सकती है भला? इसने बेख्तियार सोचा, दुश्मन को दोस्त बनाने का ऐसा तरीका तो इसी आयत में दे रखा था। इसकी समझ में जरा देर से आया था। नेक्स्ट पार्ट। अगली सुबह वो लॉन में पहले से मौजूद था। लॉन में लॉन्च की खिड़की खुलती थी और इसके सामने तैमूर का कमरा था। आवाज का रास्ता साफ और खुला था। पिछला पूरा दिन इसने दानिस्ता तैमूर का सामना नहीं किया था। वो भी कमरे से बाहर नहीं निकला, इसलिए गालिबन छुट्टियां थी, तो आजकल घर पे ही होता था। वो जानती थी कि कल कुरान सुनाकर इसने तैमूर को ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब कर दिया था। अगर वो वाकई कुरान की चाह रखता है तो इसके अंदर मजीद सुनने की ख्वाहिश जरूर भड़केगी और वह खुद ही चलकर आएगा। इसने 9 माह से कुरान सुनाया था,
वो 7 सालों में इसे कैसे भूल सकता है। बिल्किस ने इसे लॉन में ही टेप रिकॉर्डर सेट करके दे दिया था। इसे मालूम ना था कि तैमूर जाग चुका है या अभी सो रहा है। फिर भी इसने प्ले का बटन दबाया और आवाज ऊंची कर दी। कारी मशारी की सूरह कहफ चलने लगी थी। वो के कारी हजरात और भी बहुत अच्छे थे, मगर जो बात कारी मशारी के धीमे और पुरसोज अंदाज में थी वो इसे दुनिया में कहीं नहीं मिली थी। सूरह कहफ शुरू हुई और इसके आंसू बहने लगे। पहला रुकू अभी खत्म ही ना हुआ था कि बरामदे का दरवाजा खुला और तैमूर भागता हुआ बरामदे की सीढ़ियां उतरकर घास पे आया। फिर इसे बैठे देखकर इसके कदम सुस्त पड़ गए। वो कोहनियों तक आज सीने फोल्ड किए हुए था, जिसके किनारे और इसके बाजू गीले थे। चेहरे और माथे पे गिरे बाल भी गीले थे, पांव भी धुले लग रहे थे। शायद वो वजू करके आया था। इसने मुस्कुराकर सर खम करके इसे सामने बैठने का इशारा किया। वो सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करीब आया, सामने वाली कुर्सी पे बैठ गया। दोनों खामोशी से सर झुकाए बैठे वो मध्यम मुतरन्नम सी आवाज सुनते रहे, जो गार वालों और कुत्ते वालों का किस्सा बयान कर रही थी। इन चार नौजवानों का किस्सा जो कहीं चले गए, और दो बागों के मालिक का किस्सा जिसे अपने माल और औलाद पे बहुत गरूर था, और मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा जो अल्लाह के एक बंदे से मिलने इस जगह को ढूंढ रहे थे जहां मछली ने समंदर में रास्ता बनाया, और इस गर्दिश करने वाले आदमी का किस्सा जो सफर करता हुआ मशरिक और मगरिब तक जा पहुंचा था। वो चार किस्से थे जो कुरान के दरमियान में रखे गए थे। जब वो खत्म हुए तो तैमूर ने सर उठाया। महमद अब स्टॉप का बटन दबा रही थी। तुम्हें पता है ये किसकी आवाज थी? तैमूर ने नफी में सर हिलाया। ये कारी और मशारी थे। तुम्हें पता है वो कौन है? इसने फिर दाएं बाएं गर्दन हिलाई। पहले वो सिंगर थे, फिर उन्होंने कुरान पढ़ा तो गुलकारी छोड़ दी और कारी बन गए। इनके 11 मुख्तलिफ टून्स में कुरान मौजूद है, मगर मुझे ये वाली टून बहुत ज्यादा पसंद है। तुम्हें पसंद आई? जी। वो बेसाख्ता कहकर उठा। कौन कह सकता था कि ये वही चीखता बदतमीजी करता बच्चा है जो अब झाग की तरह बैठ चुका है। चंद लम्हे वो खामोशी से अपने बेटे को देखती रही। आखिर था तो वो बच्चा ही, कितना नाराज रह सकता था भला। और फिर आहिस्ता से बोली, मुझसे अभी भी खफा हो? तैमूर ने आंखें उठाकर खामोशी से देखा, मुंह से कुछ बोला नहीं। क्यों खफा थे मुझसे? वो चुप रहा, बिल्कुल चुप। तुम्हें मैं बहुत बुरी लगती हूँ? तुम्हारा दिल करता है कि तुम मुझे कत्ल कर दो? नो नेवर। वो घबराकर उठा, फिर एकदम चुप होकर लब काटने लगा। तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। तुम मेरे लिए अस्पताल में फूल लेकर आते थे, मुझसे इतनी बातें करते थे, मेरे हाथों पे प्यार करते थे। तुम्हें भूल गया? इसकी बुरी आंखों में इज्तनाब फैल गया। आपको सुनाई देता था सब? जिंदगी में पहली बार इसने महमूद से यूं बात की। वो अंदर से तड़प कर रह गई। तुम्हें लगता था कि मैं अपने तैमूर की बात नहीं सुनूंगी? क्या ऐसा हो सकता है? इसने उल्टा सवाल पूछा। तरदीद नहीं की। ना वो झूठ बोलना चाहती थी, ना ही इसे मायूस करना चाहती थी। आप फिर उस रात बोलती क्यों नहीं थी जब डैडी ने मुझे मारा था? आपको सब सुनता था तो आप बोलती क्यों नहीं थी? इसकी आवाज बुलंद होने लगी थी, गुस्से से नहीं, दुख से। मैं बोल नहीं सकती थी, मैं बीमार थी। और डैडी ने तुम्हें क्यों मारा था? वो तड़प कर रह गई, मगर बज़ाहिर खुद को कंपोस्ट रखा। वो उस चुड़ैल से शादी कर रहे थे। मैंने इनसे बहुत लड़ाई की थी। इसकी मोटी मोटी बुरी आंखें डुबडुबा गईं। वो कहते थे वो इस विश से शादी कर लेंगे, वो आपको डाइवोर्स कर देंगे। मैं इनसे बहुत लड़ा था। वो फूट फूट कर रोने लगा। तैमूर, वो मुतहिर रह गई। इसने कभी इसे रोते नहीं देखा था। इधर आओ मेरे पास। वो अपने छोटे छोटे हाथ चेहरे पे रखे रो रहा था। महमल ने बेख्तियार बाजू बढ़ाकर इसका हाथ थामा। मेरे पास आओ। इसे हाथों से थाम कर खड़ा किया और खुद के करीब किया। डैडी ने क्यों मारा तुम्हें? मैंने कहा था मैं उनको और इस विच को घर में नहीं रहने दूंगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ बुरी औरत है। मैंने इन पे बहुत शाउट किया तो उन्होंने मुझे इधर थप्पड़ मारा। उसने हाथ अपने आंसुओं से भीगे गाल पर रखे। महमल बेख्तियार इसका गाल चूमा। वो बैठी थी और वो इसके साथ खड़ा रो रहा था। तुम मेरे पास आए थे? हाँ, मैं इतनी देर तक आपके पास रोता रहा था, बट यू आर स्लीपिंग। आपने मुझे जवाब नहीं दिया। आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। आप बोलती नहीं थी। आपने मुझसे प्यार नहीं किया और तुम मुझसे नाराज हो गए। वो हिचकियों के दरमियान आंसू पोंछ रहा था। मैं तब बीमार थी, बोल नहीं सकती थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास हूं ना। अब तो तुम नाराज नहीं हो।
हथेली की पुश से आंखें साफ करते हुए इसने नफी में सर हिलाया। इसने बेख्तियार इसे गले लगा लिया। एकदम ही से इसके अधूरे वजूद में ठंडक उतर आई। इसे लगा वो मुकम्मल हो गई है। अब इसे किसी हुमायूं दाऊद नामी शख्स की जरूरत नहीं है। इसे इसका तैमूर वापस मिल गया है। नेक्स्ट पार्ट। वो दिन बहुत खूबसूरत था जब वो दोनों खूब रो चुके तो फिर मिल बैठकर खूब बातें की। फिर कभी लॉन में, कभी डाइनिंग टेबल पे, कभी लॉन्च में और फिर तैमूर के कमरे में। इससे बात करके महमल को पता चला कि इसका ये रवैया उस रात का रद्द अमल था जो इसने हुमायूं से थप्पड़ खाने के बाद महमल को पुकारते गुजारी थी। शायद वो सारी रात रोता रहा था, मगर इसकी माँ ने जवाब नहीं दिया तो वो इससे बदजन हो गया। मगर बच्चा था, आखिर कितनी देर नाराज रह सकता था। बिलाखिर वो अपने अंदर का सारा लावा निकाल कर अब ठंडा पड़ चुका था और ये बदगुमानी की आदत तो इसने अपने माँ बाप दोनों से विरसे में ली थी। इसका कसूर नहीं था। इसकी बातों से महसूस होता था कि वो आरज़ू और हुमायूं के ताल्लुक को भी जानता है, मगर महमल दानिस्ता इस मौजू को नहीं छेड़ती थी। महमल को अब एहसास हुआ था कि तैमूर गैर मामूली ज़हीन और समझदार लड़का था। वो एक एक चीज के बारे में खबर रखता था। इसे मालूम था कि कब हुमायूं ने इसे तलाक दी, कब इसे झिड़का, कब इस पे चिल्लाया, और दूसरी हर शय जो इन दोनों के दरमियान थी वो जाहिर करता था कि इसे इससे नफरत। मगर इसके बावजूद वो उसके हर पल की खबर रखता था। अगर डैडी ने आपको डाइवोर्स वापस ना ली तो आप यहाँ से चली जाएंगी। वो दोनों तैमूर के कमरे में बैठे थे जब इसने बेहद उदासी से कहा, जाना तो है पर अभी तो एंड ऑफ मंथ आप इधर ही है ना? आपकी डाइवोर्स के 3 मंथ्स बाद तक आपने यहीं रहना है ना? वो अपनी बातों से इसे हैरान कर देता था। इसकी उम्र इतनी नहीं थी मगर वो हर बात समझता था। हाँ, अभी तो हाफ मंथ हुआ है, अभी तो बहुत टाइम है, क्या पता डैडी डाइवोर्स वापस ले लें। इसने सोचा कि इसे समझाए कि पहली तलाक वापस नहीं होती बल्कि इसमें रुजू हो सकता है, मगर इसके नन्हे दिमाग को खामखा कहाँ उलझाती। सो बात बदल दी। मुझे अपनी बुक्स दिखाओ। आप टॉपिक ना चेंज करें, मैं आपको सारी बुक्स दिखा चुका हूँ। मेरा मतलब था कि कॉपीज दिखाओ। महमल। इससे पहले कि तैमूर जवाब देता, इसने फरिश्ते की आवाज सुनी जो बाहर से इसे पुकार रही थी। इसकी व्हील चेयर दरवाजे से जरा दूर थी, तो इसने तैमूर को इशारा किया, बेटा दरवाजा खोलो। प्लीज नो। इसने बुरा सा मुंह बनाया और वहीं बेड पे बैठा रहा। महमल, फरिश्ते की आवाज में परेशानी थी। तैमूर, प्लीज दरवाजा खोलो, खाला बुला रही है। वो चाहती तो फरिश्ते को आवाज दे लेती, मगर अभी वो तैमूर को नाराज नहीं करना चाहती थी। शी इज नॉट माई खाला। वो मुंह ही मुंह में बिदबिदाता उठा, दरवाजा आधा खोलकर सर बाहर निकाला और गुस्से से बोला, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? और सॉरी सनी, मैं महमल को ढूंढ रही थी। फरिश्ते की हुजल सी आवाज आई। शी इज विद मी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस। इसने जोर से दरवाजा बंद किया, फिर वापस मुड़ा तो महमल कदरे खफा से इसको देख रही थी। वो मेरी बहन है, तुम इसे मुझसे बात भी नहीं करने दोगे बेटा? आप क्यों इस विच नंबर 2 को पसंद करती हैं? मेरा तो दिल करता है इससे कहूँ अपना ड्रम स्टिक उठाए और यहाँ से चली जाए। बिगड़ कर कहते हुए इसने पलट कर दरवाजा खोला। आ जाओ। फरिश्ते का चेहरा दिखाई दिया तो महमल ने मुस्कुराकर कहा। वो जरा सी दरवाजे पे खड़ी थी। तुम और सनी, ओह गॉड, ये सब कैसे हुआ? वो हैरतज़दा भी थी और खुश भी। बस अल्लाह का शुक्र है। इसने मुस्कुराहट दबाकर कंधे झुकाए जैसे खुद भी इस खुशगवार वाक़े पे लाजवाब हो गई। आई एम सो हैप्पी महमल। फटे जज्बात से फरिश्ते की आंखें डुबा गईं और इससे पहले कि महमल जवाबन कुछ कह पाती, तैमूर जोर से बोला, यू आर नॉट। नो, आप झूठ बोलती हो, मुझे सब पता है। फरिश्ते का चेहरा मान पड़ गया। सनी, मैं यू कैन गो नाउ, जस्ट गो अवे। वो एकदम जोर से चिल्लाया। फिर से लब काटती एकदम पलटी और तेजी से अपने कमरे की तरफ चली गई। तैमूर भी गुस्से में मुठिया नीचे बैठ गया। वो गई तो इसने जोर से दरवाजा बंद किया और करीब रखा कागज उठाकर फाड़ डाला, फिर इसके टुकड़े टुकड़े दरवाजे पर दे मारे। महमल बगौर इसका रवैया देख रही थी। वो वापस आकर बेड पे बैठा तो इसने इसकी रफ कॉपी उठाई, 3 सफ़े फाड़े और तैमूर की जानिब बढ़ाए। लो, इनको भी फाड़ दो।
तैमूर ने पहले जरा हैरत से देखा, फिर झपट कर कागज पकड़े और इनको भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये भी फाड़ दो। वो इसकी कॉपी से एक एक सफा निकालकर इसे पकड़ाती जा रही थी और वहशियाना अंदाज में इसे फाड़ता जा रहा था, यहाँ तक कि वो थक गया और सर हाथों में गिरा दिया। महमल ने उसकी कॉपी बंद करके बेड पर डाल दी। उठो, पानी पियो और मुझे भी पिलाओ। इसके अंदर का लावा बाहर आ चुका था, तो खामोशी से उठा और बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद वापस आया तो हाथ में पानी से भरा शीशे का गिलास था। महमल ने गिलास थामा, पानी पिया, फिर गिलास वापस इसकी तरफ बढ़ाया। इसको भी दीवार पे मारो और तोड़ दो। तैमूर लव करते से देखता रहा, गिलास लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। इसे तोड़ना चाहते हो? नो। अब वो ठंडा पड़ चुका था। चलो लॉन में चलते हैं, मैं तुम्हें एक स्टोरी भी सुनाऊंगी। इसकी बात पे वो मुस्कुरा दिया और गिलास इससे लेकर दरवाजा खोला, फिर एक तरफ हटकर इसे रास्ता दिया। वो आसूदगी से मुस्कुराती व्हील चेयर के पहियों को दोनों हाथों से घुमाती आगे बढ़ने लगी। नेक्स्ट पार्ट। वो दोनों लॉन्च में बैठे थे। महमल के हाथ में कुरान के किस्सों की किताब थी और वह मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा तैमूर को सुना रही थी। इन गुजरे कुछ दिनों में इसने आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे किस्से से सुना डाले थे। वो चाहती थी कि तैमूर में कुरान का शौक पैदा हो। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का दिल खाली हो गया। दरवाजा खुलने की आवाज पे वो लाशौरी तौर पर रुक गई। जानती थी इस वक्त कौन आया होगा। भारी कदमों की चाप सुनाई दी। इसने सर नहीं उठाया। आगे बताएं ना मामा। तैमूर चंद लम्हों के इंतजार के बाद बेचैन हो गया। इसी पर हुमायूं अंदर दाखिल हुआ। बेसाख्ता ही महमल ने सर उठाया। वो थका थका सा सुर्ख आंखें लिए आज सीने कोहनियों तक फोल्ड किए चला आ रहा था। इन दोनों को यूं इकट्ठा बैठे देखकर एकदम ठटक कर रुका। आंखों में वाज़ेह हैरत और उलझन भरी उभरी। वो पिछले दिनों काफी देर से घर आ रहा था और सोए इत्तेफाक वो इन दोनों की इस दोस्ती के बारे में कुछ जान ना सका, ना ही देख सका। महमल ने निगाहें किताब पर झुका ली और आगे पढ़ने लगी। उस लम्हे फोन की घंटी बजी। तैमूर सोफे से उठा और लपक के रिसीवर उठाया। हेलो। कुछ देर तक वो दूसरी तरफ सुनता रहा, फिर सर हिलाया। जी वो हैं, एक मिनट। वो रिसीवर हाथ में पकड़े महमल की तरफ घूमा। इसी पर हुमायूं के कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मामा आपका फोन है। कौन है? वो जरा हैरान है। इसके लिए भला कहाँ फोन आते थे? वो कह रहे हैं इनका नाम आगा फवाद है। तैमूर ने रिसीवर इसकी तरफ बढ़ाया। तार लंबी थी, रिसीवर इस तक पहुंच ही गया। आगा फवाद? वो बेयकीनी से बड़बड़ाई, फिर रिसीवर थामा। कितनी ही देर वो सुन सी इसे कान से लगाए बैठी रही। हेलो। और फिर वो मुश्किल लबों से निकल ही पाया था कि किसी ने सख्ती से रिसीवर के हाथ से खींच लिया। महमल ने बुरी तरह चौंक कर पीछे देखा। मेरे घर में ये सब नहीं होगा। यहाँ से जाकर जो भी करना हो कर लेना। रिसीवर हाथ से में लिए दुरुस्ती से कहता हुआ महमल के साथ आगा फवाद को भी सुना चुका था। वो शशदर सी बैठी रह गई। हुमायूं ने एक शोलावार निगाह इस पर डाली और रिसीवर खटाक से क्रैडल पर डाल दिया। फिर जैसे आया था उसी तरह तेज तेज सीढ़ियां चढ़ता गया। तैमूर खामोशी से मगर बगौर सब देख रहा था। हुमायूं वापस हो लिया तो वो आहिस्ता से महमल की तरफ बढ़ा। मम्मा। इसने हौले से महमल का हाथ छुआ, फिर हिलाया। वो इसी तरह शल सी बैठी थी। एक दफा पहले भी इनका फोन आया था आपके लिए। डैडी ने तब इनको कहा था कि यहाँ कोई महमल नहीं रहती। मम्मा, डैडी इनके साथ ऐसा क्यों करते हैं? वो तो आपके कजन है ना। वो अभी तक सुन थी। पहली दफा हुमायूं ने इतनी जहरीली बात की थी। इतना सारा जहर इसके अंदर किसने भर दिया था? अच्छा छोड़े ना, मुझे स्टोरी आगे सुनाए। वो इसके साथ सोफे पर बैठ गया। इसके हाथ हिलाकर इसको मुतवज्जा किया। महमल ने सर झटक कर किताब उठा ली। नेक्स्ट पार्ट। वो लॉन में बैठी थी और तैमूर पानी का पाइप उठाकर घास पर छिड़काव कर रहा था। कतरे मोतियों की तरह सब तिनकों पर गिर रहे थे। वो चेहरे पर ढेरों सुकून लिए इसे देख रही थी। इमाम शाफी कहते थे आजमाइश बहुत तंग हो जाती है तो फिर वहीं से खुल जाती है। ठीक ही कहते थे। जब इसे जिंदगी में घुप अंधेरा नजर आने लगा था, वहीं पे फजर की पहली किरण चमकी थी। हुमायूं की बेवफाई का गम अब इतना शदीद नहीं रहा था जितना इससे कबल था। तैमूर की मोहब्बत मरहम का काम कर रही थी। शाम उतर रही थी। जब इसने गेट पे आहट सुनी तो गर्दन मोड़कर देखने लगी। फरिश्ते ने बाहर से हाथ अंदर करके गेट का हुक खोला और अब वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। इसके हाथ में हैंडबैग था। वो अपने मखसूस से आबाया स्कार्फ में मलबूस थी, जिससे
में इसका चेहरा दमक रहा था। वो गालिबन मस्जिद से आ रही थी। इस वक्त वो इधर पढ़ाने जाती थी। अस्सलाम वालेकुम, जल्दी आ गई? इसे आते देखकर मोहम्मद ने मुस्कुराकर मुखातिब किया। हाँ, बस जरा थक गई थी। वो थकान से मुस्कुराते इसकी तरफ चली आई। खाना खा लें, आपने दोपहर में भी नहीं खाया था। हाँ, खाती हूँ, उसने थके थके अंदाज में कहकर उंगली से कनपटी चलाई। इसकी मखरूती उंगली में चांदी कि वही अंगूठी थी जो वो अक्सर देखती थी। जाने क्यों वो महमल को कदरे परेशान लगी थी। खैरियत फरिश्ते, मुझे आप टेंस लग रही हैं। नहीं तो, वो फीका सा मुस्कुराई। तभी फासले पर खड़े तैमूर ने पाइप फेंका और इनकी तरफ आया। वो टेंस भी हैं तो आप क्यों केयर करती हैं? जस्ट लीव हर अलोन। वो बहुत गुस्से और बदतमीजी से बोला था। महमल ने फरिश्ते की मुस्कुराहट को वाज़ेह मान पड़ते देखा। इसका दिल दुखा। तैमूर बेटा, वो तुम्हारी खाला है। ऐसे बात, जस्ट गो, चली जाओ आप यहाँ से। वो पैर पटक कर चीखा। सॉरी सनी। वो शिकस्तगी से उठी, बैग हाथ में लिया और तेज तेज कदमों से लॉन की रविश पार कर गई। और जहाँ मेरी मामा हो वहाँ मत आया करो, वो इसके पीछे चिल्लाया। महमल ने तासों से बरामदे में देखा जहाँ फरिश्ते दरवाजा बंद करके गुम हो गई थी। तैमूर अभी तक लब भींचे बरामदे को देख रहा था। उफ, ये लड़का, कैसे समझाऊं इसे कि तुम्हारे बड़े तुम्हारे दुश्मन नहीं है। वो सर झटक कर रह गई। नेक्स्ट पार्ट। वो किचन में अपनी व्हील चेयर पर बैठी थी। गोद में टोकरी थी जिसमें मटर रखे थे। तैमूर बिल्किस के साथ मरकज तक गया था। वो मटर छींटते हुए लाशौरी तौर पर इसका इंतजार कर रही थी। किचन का दरवाजा नीमवा था। वो वैसे भी इस सिमत में बैठी थी कि लॉन से नजर ना आ सकती थी। तभी से बैरूनी दरवाजा खुलने की आवाज आई और साथ कदमों की चाप भी। फिर करीब आती आवाज है। मटर छिलते इसके हाथ ठहर गए। अब ऐसा कब तक चलेगा हुमायूं? वो आरजू थी और तनक कर कह रही थी। क्या? अनजान मत बनो, हम कब शादी कर रहे हैं? इनकी आवाजें करीब आ रही थी। वो दम साधे बैठी रह गई। मटर के दाने हाथ से फिसल गए। कर लेंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? क्या मतलब जल्दी? इतना अरसा हो गया तुम्हें इसे तलाक दिए हुए। इसकी इद्दत खत्म हो लेने दो। और कब खत्म होगी इसकी इद्दत? 1-2 हफ्ते रह गए हैं, वो रसान से कह रहा था। वो दोनों वहीं लॉन्च के वस में खड़े बातें कर रहे थे। क्या इस इद्दत के खत्म होने से पहले हम शादी नहीं कर सकते? नहीं। इसका अंदाज इतना सर्द, महर और कतई था कि पल भर को आवाज आरजू भी चुप हो गई। मगर हुमायूं, इसने कहना चाहा। कहा नहा नहीं, वो अब सख्ती से बोला था। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो बेशक शादी ना करना। जाओ, चली जाओ। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ता गया। नहीं हुमायूं, सुनो, रुको। वो बौखलाई हुई इसके पीछे लपकी। सीढ़ियां चढ़ने की आवाजें मध्यम हो गई। वो दोनों अब इससे दूर जा चुके थे। मामा, कितनी ही देर बाद तैमूर ने उसे पुकारा तो इसने चौंक कर सर उठाया। वो उसके सामने खड़ा था। तुम कब आए? वो संभली। मामा, वो आहिस्ता से इसके करीब आया। आप रो रही हैं? इसने अपने नन्हे नन्हे हाथ इसके चेहरे पर गिरते आंसुओं पर रखे। वो हैरान रह गई। पता नहीं कब ये आंसू फिसल पड़े थे। अब ना रोया करें। वो अब आहिस्ता से इसके आंसू साफ कर रहा था। महमल भीगी आंखों से मुस्कुराई और उसके हाथ थाम लिए। मैं तो नहीं रो रही। आप रो रही हैं, मैं बच्चा थोड़ी हूँ। वो इसकी गलत बयानी पे खफा हुआ। अच्छा, अब तो नहीं रो रही ना? और शॉप से क्या लाए हो? चिप्स। इसने चिप्स का पैकेट सामने किया। मैं इतनी देर से गया हुआ हूँ पर आपने अभी तक मटर नहीं छीले। यू आर टू स्लो मामा। इसने मटर की टोकरी इसकी गोद से उठाई और काउंटर पर रख दी। आए बाहर चलते। मैंने तो तैमूर, मेरा दिल नहीं करता। बिल्किस बुआ, इसके सुने बगैर वो बिल्किस को पुकारने लगा। मामा को बाहर ले आओ। वो अपनी नाक कदरी का गम अंदर ही अंदर दबाती रह गई। यहाँ होती है हमारी ये एपिसोड खत्म और देखते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में कि हुमायूं वाकई आरजू से शादी करना चाहता है या किसी और से, और तैमूर फरिश्ते से इतना क्यों खफा रहता है। इस रात से पर्दा उठेगा हमारी नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप हमारे साथ रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।